दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। को स्पॉन्सर बाय थाली.com, प्योर वेजिटेरियन 100% हाइजेनिक, ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे यार। फोन घुमाओ, जहां चाहो वहां मंगवाओ। कॉन्टैक्ट 8607809300। फूड डिलीवरी इन ट्रेन, थाली.com, गीता कॉलोनी पानीपत। मैं आपका अपना ओम प्रकाश जैन युवाओं से अपील करता हूं कि वो अपनी वोट बना करके अच्छी सरकार बनाने में भाग्यशाली बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं कुलवंत सिंह। कई दिनों से डिमांड आ रही थी कि भाजपा के महामंत्री जो प्रदेश के हैं संजय भाटिया, उनको अपने चैनल पर लेकर आए, उनसे कुछ गुफ्तगू करें और उनसे बातचीत करें। आज खुद हमारे साथ संजय भाटिया जी होंगे और उनसे बातचीत करेंगे। जनता के कुछ सवाल भी थे, वो भी उनसे क्लैरिफाई करेंगे। भाटिया जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। भाटिया जी, सबसे पहले सवाल तो मेरा ये कि संजय भाटिया सत्ता में आने से पहले या सत्ता में आने के बाद संजय भाटिया वही है, कुछ बदल गए? ये तो जनता जो है एक आईना है, आप उनसे पूछ सकते हैं पहले और बाद में क्या फर्क है। तो पहले भी साधारण था, आज भी साधारण है। मुझे भाटिया जी, साधारण पहले भी थे और अब भी थे। काम के मामले में जनता की कोई दिक्कतें होती थी, आप धरने प्रदर्शन खुद करते थे, लोगों के साथ जाके वहाँ धरने प्रदर्शन करते थे। मैंने एक वाकया भी देखा था माल्टाउन के 100 नंबर चौक पर, जेसीबी को मकान गिराने आए थे तो आप आगे हट गए थे। अब सत्ता में आ गए, जनता की बड़ी उम्मीदें थी आपसे। टोल टैक्स के मुद्दे पर आपने बड़ा हो हल्ला किया, केंद्रीय मंत्री को काले बिल्ले भी दिखाए। अब सत्ता में आ गए, वो मुद्दा कहाँ चला गया? वो नंबर एक जो आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया, जो 100 नंबर चौक वाला वाकया था, वो उस समय की सरकार के अधिकारियों की धींगा मस्ती थी। एक बड़े वैधानिक तरीके से वहाँ पर एक दुकान बना के लोग बैठे थे, केवल किसी बात के ऊपर, व्यक्तिगत बात के ऊपर उसकी बिल्डिंग तोड़ने के लिए आ गए, तो उसका विरोध किया। और उस समय सरकार कांग्रेस की थी, उसके बावजूद कांग्रेस के विधायक भी वहाँ पर थे, लेकिन वो इतने अग्रेसिव नहीं थे जो हमने अग्रेसिव होकर उसको रोका। जनता के लोग, जनता हमारे साथी साथ में थे और उसके कारण हमने वो उस करा। और दूसरी बात, टोल टैक्स के ऊपर काले बिल्ले दिखाए, वो इशू जब वहाँ TR बालू आए थे, केंद्रीय मंत्री थे, उस उद्घाटन करने के लिए आए थे टोल का, उस समय हमने काले झंडे उनको दिखाए थे और बड़ी भारी संख्या में कार्यकर्ताओं का हजूम वहाँ पर था। एक बहुत ही प्रदर्शन जबरदस्त था। वो केवल इसलिए था कि उन्होंने राम सेतु का विरोध किया था। राम सेतु उन्होंने तोड़ने की योजना बनाई थी TR बालू ने, उसके विरोध में हमने उनको काले झंडे दिखाए थे। और जहां तक टोल का मैटर है, मैंने तो यहाँ पर जो लोग पीछे टोल टैक्स लगता है पानीपत वालों को, मैं खुद इस पक्ष में नहीं हूँ। जब पानीपत के लोग उस टोल को यूज़ नहीं करते और उसको क्यों करना चाहिए, तो मैंने उनको कहा था, जो मंच बना हुआ है जो उसके लिए मेहनत कर रहा है, गौरव जी को मैंने कहा था भाई आप एक पत्र गडकरी जी के नाम और एक पत्र मुख्यमंत्री जी के नाम आप मुझे दीजिए, मैं व्यक्तिगत उस पत्र को लेकर उनके पास जाऊंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा पानीपत के लोगों पे जो टोल टैक्स लगता है वो खत्म होगा। भाटिया जी, 3-4 साल हो गए, अब इलेक्शन दोबारा आने वाले हैं, कब पत्र जाएगा, कब होगी कार्रवाई? आपके जो सांसद महोदय हैं उन्होंने कार्रवाई करके देख भी ली। हमने उनसे एक लाइव क्वेश्चन में पूछा था कि आपने वो सड़क रातों रात बनवा दी, उसने कहा जी गलती होगी मेरे से। तो अब ये टोल टैक्स का भी तो मुद्दा नहीं, सांसद महोदय वहाँ पर मुझे पता है कि उन्होंने वो खुलवाया, रास्ता खुलवाया और उसके बाद उसको पता नहीं कैसे उन्होंने कहा गलती होगी या विड्रॉल किया। देखो, कोई भी रास्ता है कानून का, ये जब टोल, ये हमारा जो पुल बना ऊपर, फ्लाईओवर बना, उसके कोई ये तो है नहीं कि बीजेपी के समय में बना, कांग्रेस के समय में बना। कांग्रेस की सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने L&T से जो समझौता किया, L&T को उन्होंने छूट दी कि आप पानीपत के लोगों से भी टैक्स लो, और पानीपत के अंदर कोई एग्जिट भी नहीं छोड़ा पुल के ऊपर से, ताकि कोई नीचे उतरकर, सब लोग नीचे से आते हैं और ट्रैफिक जाम। अभी थोड़ी देर पहले जब आपने मुझे बुलाया यहाँ के लिए, मैंने आपको कहा मैं बस अड्डे के सामने हूँ, लगातार 15 मिनट बिना किसी कारण के मैं जाम में निकल के आपके यहाँ पहुंचा हूँ, जबकि बस अड्डा और यहाँ आपके बीच में तो 1-1.5 मिनट का रास्ता है, बिना कारण से। तो हमें दिया क्या? कांग्रेस ने उस समय हमारे ऊपर टोल भी थोप दिया, टोल टैक्स भी थोप दिया और ट्रैफिक जाम भी हमारे गले मट दिया। अब जो उनका एग्रीमेंट हुआ है, L&T के अधिकारी कहते हैं सरकार बदल गई, हमारा एग्रीमेंट थोड़ी बदला है। तो उसको परस्यू करके उनका क्या कंपनसेशन बनेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट देगी या सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, इस मैटर को परस्यू करना पड़ेगा, इसकी टेक्निकलिटी में जाना पड़ेगा। आज मैं टोल तोड़ दूं या टोल खोल दूं, वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है।
इसको उस तरीके से ही जाना। सर वो आपकी बात बिल्कुल जायज है, 5 रुपए जो जनता के ऊपर थोप देगी, 5 रातों रात 10 कर देगी, वहां भी आपकी बीजेपी कोई जनता नहीं सामने। नहीं 100% जो उनका एग्रीमेंट के अनुसार, मैं तो आपको कह रहा हूं, मैं कोई अनपढ़ों वाली इलिटरेट वाली बात नहीं कर रहा, जिस तरह एग्रीमेंट में जो उन्होंने तय किया हुआ था उस समय की सरकार ने, वो हमारे ऊपर थोपा गया। ये तो मुसीबत है, हमारे को ट्रैफिक जाम दे दिया पानीपत के शहर को, और टोल टैक्स भी हमें भरना पड़ रहा है। मैं तो अब भी कहता हूं जो मंच इसके लिए कार्य कर रहा है, अगर वो चाहता है, देखो उन्होंने पीछे हस्ताक्षर अभियान भी किया, मीडिया ने भी उनको बहुत सपोर्ट किया, शांत होकर बैठ गए। अगर वो व्यवहारिक रूप से, अभी मैंने एक दिन उनको पीछे मंगाई, उन्होंने क्या किया, जो फोटो कॉपी यहाँ के कोई स्थानीय किसी को दे रखी थी, वो फोटो कॉपी उठा के मेरे को, अगर आपको कोई रिप्रेजेंटेशन देनी है केंद्रीय मंत्री को, मुख्यमंत्री को, तो आप वो रिप्रेजेंटेशन तो प्रॉपर देंगे। मेरा तो सिर्फ इतना, आप तो उसके लिए आज भी मैं प्रयास करने के लिए तैयार हूं, व्यक्तिगत रूप से प्रयास करने के लिए तैयार हूं, इस बात से दूर हटके कि सरकार केंद्र में हमारी है या स्टेट में हमारी है। एक मुद्दा शायद आप भूल गए, मैं आपको और याद कराना चाहूंगा। बड़ा मुद्दा आपने उछाला था डेयरियों के ऊपर, डेयरियों के प्लाट के ऊपर घोटाला हुआ था, और आप सरेआम हरीश शर्मा के ऊपर आरोप लगाते आए थे, पार्षद के ऊपर, कई पार्षद उस पर आरोप थे भाई प्लाट जो है रिज्यूम कर लिए गए जो जाटल रोड पे थे, और डेयरी वाला मुद्दा वहीं का वहीं रह गया, प्लाट वहीं का वहीं रह गए। मुझे बड़ी खुशी है कुलवंत भाई, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है और आप सारी बातों को याद करते हैं। आप हमें याद दिला रहे हैं कि आपने किस किस समय भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष किया था। उस समय कांग्रेस की ये नगर परिषद थी जो अपने आप को ईमानदारी का ढोल पीटते थे, जो हमने डेयरियों के प्लाट, मेरे समय में जब मैं नगर परिषद का अध्यक्ष था, उस टाइम प्लाट काटे गए थे और हमने रिजर्व प्राइस के ऊपर वो प्लाट दिए थे, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर दिए थे। जब उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई, जब वो 600 रुपए गज वाला प्लाट मेरे समय का दिया हुआ, जब उस समय मार्केट वैल्यू 4-5 हजार रुपए गज होगी, तो उन्होंने डेयरी ओनर्स को प्लाट ना देकर, जिनकी डेयरियां शिफ्ट करानी थी उनको प्लाट ना देकर, पार्षदों को, पार्षदों के रिश्तेदारों को और जो कर्मचारी कमेटी के अंदर थे उनको देने के लिए उन्होंने ऐसी पॉलिसी बना दी, और उसके रजिस्टर के अंदर जो प्रस्ताव था वो उन्होंने इलीगल प्रस्ताव उसके अंदर डाला। मैंने उसकी जांच करी, उसका संघर्ष करा, और वो सच निकला सारा। वो प्लाट डेयरी ओनर्स को ही मिलने थे, जो लोग डेयरी चला रहे थे, उन्होंने प्लाट वो उनको दिए। लेकिन उस सरकार ने उस सारे मामले की भी लीपापोती करते हुए, हरीश शर्मा का नाम आप कह रहे हैं, हरीश शर्मा का नाम मैंने, हरीश शर्मा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ थे, मैंने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा तो उधर था आपको सारी आपने इशारा उनकी तरफ समझा होगा, वो अलग बात है। लेकिन जितने भी पार्षद कांग्रेस के थे, विनोद वडेरा जी उस समय अध्यक्ष थे, जितने भी पार्षद कांग्रेस के थे, सबके नाम से, सबके रिश्तेदारों के नाम से वो प्लाट दिए गए थे, और वो तो ऑन रिकॉर्ड बात है। आज भी अगर आप रिकॉर्ड निकलोगे वो रिकॉर्ड की बात है, लेकिन उन्होंने उसको ऐसा कानूनी उसको जामा पहना दिया कि कोई भी अधिकारी कुछ करने में सक्षम नहीं रहा। तो सर जनता तो ये तो मानने को तैयार नहीं होगी ना कि मतलब अधिकारियों ने ये कर दिया, अब तो आप सत्ता में हैं, आप तो सारे कानून को निकाल भी सकते हैं। अभी आपने पिछले दिनों पढ़ा होगा कि हुड्डा सरकार के समय, चौधरी भजनलाल के समय या श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के समय में जो प्लाट गलत लोगों को अलाट किए गए, अभी शैलजा जी के परिवार के नाम ही 2 प्लाट निकले गलत एफिडेविट देके, तो उनको लीगल तरीके से ही कैंसिल कराया जा सकता है। अब धींगा मुश्ती तो है नहीं जैसे उनकी सरकारों के समय में होती थी, तो उन्होंने उनको वो बना दिया, कोर्टों में एप्लीकेशनें डाल दी, कोर्टों में स्टे मिले उनके। इस तरह के हुड्डा के भी अनेक प्लाटों के अंदर घोटाले हुए हैं आपके सामने। और कांग्रेस के समय में कोल का, अभी आप हुड्डा साहब के ऊपर तो कितने पेजों की चार्जशीट अभी सीबीआई ने दी है, तो ये सारे घोटाले हैं उनके सामने। इस तरह ये घोटाले भी सामने आएंगे। भाटिया जी, संगठन की राजनीति करते हैं आप, संगठन में ज्यादा रहते हैं, पानी की राजनीति संगठन का कार्य होता है, जो भी है संगठन की राजनीति कहे संगठन का कार्य के, लोगों को थोड़ा समझने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। मैं ये जानना चाहूंगा कि भाटिया, संजय भाटिया के नाम से बीजेपी को जाना जाता था पानीपत में, और आपने पौधा लगाया था और धीरे धीरे बढ़ता भी गया। मैं दूसरा ये जानना चाहूंगा कि सत्ता में आने के बाद क्या ऐसी मजबूरियां रही कि आपके जो सीनियर नेता थे उनको खुड्डे लाइन लगा दिया? क्या मनोहर लाल सुनेजा जी कभी दिखे नहीं है स्टेज पर? नित्यानंद भाटिया सिर्फ इस टर्म में 2 बार दिखे हैं, एक बारी आज झंडा लहराया उन्होंने, एक बारी डीसी साहब ने बुलाया था, ऐसा क्यों? ये आपने, पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे कहा कि आप बीजेपी का फेस थे। खैर, मैं बीजेपी के नाम से संजय भाटिया ही हमेशा जाना गया, संजय भाटिया के नाम से बीजेपी को कोई मोहताजी नहीं है। मेरे से पहले भी और मेरे बाद भी बहुत अच्छे अच्छे नेता और कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करते हुए आए। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज से 50 साल पहले, 20 साल पहले या 30 साल पहले जो फैक्ट्रियाँ या दुकानें
परिवार के बड़े चलाया करते थे, आज उनके बच्चे गद्दी पर बैठ गए, आज उनके बच्चे वो दुकान और फैक्ट्रियां चला रहे हैं, तो इसमें माँ बाप को खुशी होती है। अब हम कहें जी आपके परिवार के जो बुजुर्ग थे, जो 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, स्वास्थ्य कारणों से, किसी कारणों से, मतलब वो अडवाणी वाला काम करते भी, जैसे अडवाणी जी का भी काम आज मीडिया में प्रचारित है। अडवाणी जी को इससे ज्यादा खुशी क्या होगी कि उनके द्वारा निर्मित और उनके द्वारा व्यक्ति निर्माण किया हुआ कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी आज हिंदुस्तान का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नेता बन गया। इससे बड़ी खुशी माँ बाप को क्या होगी, उनका बच्चे या शिष्य। गुरु और माँ बाप को बड़ी खुशी होती है जब बेटा और शिष्य उनके स्थान को संभालता है, उनके काम को बखूबी संभालता है। तो उनको खड्डे लाइन लेना नहीं कहना, उनको तो आयु तो देखो है, आज मैं हूं, मेरी आयु है 10 साल बाद 15 साल बाद मेरी सक्रियता उतनी तो सर कुछ आयोजन तो ऐसे होते होंगे कि कहीं उनको याद तो किया जाता होगा, किसी कार्यक्रम में आप बता दीजिए, मेरे को तो याद नहीं आ रहा कि मनोहर लाल सुनेजा जी किसी स्टेज पर दिखे हों। मनोहर लाल सुनेजा जी आप अगर व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे वो भी इस बात को शिकायत नहीं करेंगे और वो खुश होंगे कि बच्चों ने राजनीतिक इस काम को आगे बढ़ाया है, एक पीढ़ी के बाद दूसरी, इसके बाद अब हमारी अगली पीढ़ी भी तैयार है काम करने वाली। ये तो निरंतर प्रक्रिया है, ये बदलाव प्रक्रिया है, हर चीज बदलती है, दुनिया भी बदल रही है, यूनिवर्स भी बदल रहा है, तो इस तरह जिम्मेवारियां भी बदलती हैं समय समय अनुकूल। हर आदमी हर समय उतना सक्रिय नहीं रह सकता, ये कारण। अभी पानीपत की राजनीति पे बात की जाए, अपने इलेक्शन लड़ा, बीजेपी से सीट से इलेक्शन लड़ा है, काफी नजदीक थे आप जीत के। अभी पूरी उम्मीद ये जताई जा रही थी कि इस बार ये टिकट संजय भाटिया को मिलेगी, क्या कारण रहे? उसके पीछे कारण वही बात है कि परिवर्तन होता है हमेशा। उस समय की सोच, उस समय के निर्णय करने वाले लोगों को लगा कि हमें संजय को संगठन के कार्यों में आगे बढ़ाना है, इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से दूर रखना है, तो उनका निर्णय था और मैं समझता हूं उनका निर्णय ठीक रहा। रिजल्ट भी हमारे पॉजिटिव आए, राजनीति में चुनावों में भी हमारे रिजल्ट अच्छे आए और संगठन में भी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो उनका निर्णय था, निर्णय करने वाला। आपको फिर सेवा करने का वो क्या कहते हैं इनाम भी दिया गया, चेयरमैन ही दी गई आपकी, और चेयरमैन आपने छोड़ के दी? वो भी बिल्कुल आपका सही सवाल है। मेरे को हरियाणा सरकार में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की चेयरमैन दी गई, लेकिन मैंने अपनी सबमिशन की क्योंकि मेरे पास प्रदेश महामंत्री का भी दायित्व था, जो अपने आप में फुल टाइम जॉब है। आप अगर प्रदेश महामंत्री का दायित्व है तो आप ये समझो कि 24 में से आपको 20 घंटे 18 घंटे काम करने पड़ेंगे। तो मैं अपने जो सरकारी पद था उससे मैं न्याय नहीं कर पा रहा था, और दूसरा मेरा स्वयं का इंटरेस्ट भी, मेरा इस सरकारी पद में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने अपनी प्रार्थना उनको रखी और 8 महीने बाद उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया और मुझे मौका दिया कि मैं अपना पूरा समय, पूरी अटेंशन, पूरा फोकस संगठन के कार्यों में कर सकूं। पानीपत की राजनीति को कैसे देखते हैं? आपकी देख रहे हैं कि क्या हो अल्लाह हो रहा है पानीपत में, पार्षद सड़कों पर हैं, विधायकों के ऊपर आरोप लगते हैं कि पार्षद जो फाइल लेकर पास करवाता है रातों रात उसका पता लग जाता है विधायक को, और वहां अपना नेम प्लेट लगा के, इतनी नेम प्लेट तो शायद प्रधानमंत्री मोदी जी की नहीं लगी होगी जितनी पानीपत में रोहिता रेवड़ी जी की लगी। नहीं, वो तो एक अच्छी बात है, काम करवा रहे हैं। अगर कोई नया कार्य होता है तो उसमें कार्य किन के प्रयासों के द्वारा हुआ वो भी लगता है, वो कोई ऐसी बात नहीं। नेम प्लेट कोई हमारी परंपरा शुरू की हुई नहीं, सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। जो कार्य होता है, कार्य कराने वाले का जो करता है, प्रयास करता है। दूसरी बात, ये बात से मैं सहमत हूं कि जिस तरह पार्षद और विधायक जिस तरह टस्सलबाजी या वो व्यवहार कई बार मीडिया के माध्यम से दिखता है तो वो अजीब सा लगता है, क्योंकि आप अगर किसी चीज का श्रेय नहीं भी लेंगे काम का, तो समाज और पब्लिक, मैंने पहले ही कहा कि वो आईना है। संजय विधायक का ये काम क्या है कि एक गली का मुहूर्त करने, गलियों में कहा विधायक जी आगे, हर गली में रोहिता रेवड़ी विधायक का नाम लगवाया। हालांकि राजनीति जो आपकी ये कह रही है कि एक बच्ची से उद्घाटन करवा लिया, एक बुजुर्ग से उद्घाटन करा लिया, नेम प्लेट में तो बुजुर्गों का नाम तो आना चाहिए। अच्छा, उसमें अभी आप कह रहे हैं कि विधायक हर गली के अंदर, उसका कोई काम नहीं। अक्सर राजनीति में चुनाव जीतने पर यह आरोप लगता है जी 5 साल के बाद आए। अगर हमारा विधायक समय समय पर लोगों के बीच में जा रहा है, चाहे गली के बहाने से, चाहे मुहूर्त के बहाने से, चाहे किसी भी कारण से लोगों के बीच में जा रहा है, और वहां पर मौके पर जाकर जो भी बच्चा मिला, बच्ची मिली, बुजुर्ग मिले, उनसे आशीर्वाद लेकर उसका मुहूर्त करवाया, तो मैं तो इसको पॉजिटिव बात मानता हूं, इसमें कोई नेगेटिव नहीं। भाटिया जी, आप बात नहीं समझ रहे या बताना नहीं चाह रहे? नहीं, मैं खुल के पार्षद ने वो गली पास करवा ली, टेंडर लगवा लिया, वो सड़क उखाड़ दी गई। ये पीए के ऊपर आरोप लगते रहे कि फाइलें गायब कर दी, और 2-3-4 दिन बाद विधायक का वहां बोर्ड लगा देगा, उसके बाद वो काम शुरू हो पाए हैं। ऐसा क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है? अगर इस तरह का कोई पर्टिकुलर कोई एग्जांपल हो तो आप मुझे बताइए। पुरेवाल कॉलोनी आप ले लीजिए, वहां का सारा इलाके, कच्चे गांव का पूरा इलाका लीजिए, वार्ड जितने 24 वार्ड है, 24 वार्ड में जहां आप जाएंगे हर जगह आपको कोई ना कोई शिकायत देने वाला मिल जाएगा कि टेंडर जारी हुए थे, काम रोक दिया गया। देखिए, मेरी बात सुनिए,
मैं जिस टाइम नगर निगम का चेयरमैन था, उस समय हमारे समय में पार्कों की डेवलपमेंट बहुत हुई। उस पार्कों की डेवलपमेंट में हमारे उस वक़्त के उपायुक्त थे, डीसी साहब थे, MR आनंद जी, वो श्रेय उनको गया कि उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने दिन रात मेहनत की। हालांकि अगर देखा जाए उसमें जो फंड था वो नगर निगम का था। नगर निगम का अध्यक्ष के नाते ऐसा कभी भी हमने प्रयास नहीं किया वो श्रेय हमें जाए। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। वो पेन लेते थे, इंटरेस्ट लेते थे, सुबह 7 बजे भी पार्क में खड़े होते थे, तो अधिकारियों के काम में तेजी आती है। जो काम करता है वो लोगों को दिखता है, उसके लिए बताने की या कुछ करने की श्रेय लेने की जरूरत नहीं है। पार्षदों भी, जितने पार्षद हैं, जिन पार्षदों के साथ भी इस तरह का व्यवहार मैंने भी पिछले दिनों अखबारों के अंदर पढ़ा, तो कहीं ना कहीं विधायक ने या हमारे भाई सुरेंद्र ने उनको सपोर्ट करके ही बीजेपी में लाए, उनको सपोर्ट किया। उसके बाद काम करते हुए आपस में किन बातों के ऊपर आपस में तलखी हुई, एक दूसरे के लिए मीडिया में चले गए, ये अच्छा नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं इस तरह की चूक पहले रही है तो प्रयास करेंगे आगे वो चूक ना रहे। संजय भाटिया जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक समय चला एक ब्रेक के बाद कुछ और कड़वे सवाल इनसे पूछेंगे। हालांकि मुझे वे कलाकार हैं, सटीक जवाब दे रहे हैं, लेकिन कुछ और सवालों के जवाब जरूर लेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर आपने वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ताकि आप हमारे से जुड़े रहें। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। ब्रेक के बाद बड़ी अच्छी डिबेट चली थी। संजय भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाटिया जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने पार्कों का जिक्र किया। आप पानीपत के पार्कों का भी देख लीजिए। टेंडर 47 लाख के टेंडर हो रहे हैं। जिन पार्कों में जरूरत नहीं है बनाए जाने की, वहाँ ओपन जिम बनाए जा रहे हैं। इतना बड़ा घोटाला चल रहा है, और जहाँ पर छोटे पार्क है उन पार्कों को भी नहीं देखा जा रहा। मैं यहाँ कुछ आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि पिछले दिनों मेरे को पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने भी, पार्टी के कुछ जिम्मेवार लोगों ने भी इस ओर मेरा ध्यान दिलाया कि कई नगर निगम के मामले जो हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, और उसके अंदर किसी पक्ष से कोई पक्ष भी नहीं रखा जा रहा। या तो आप अगर समाज में या मीडिया में कोई बात उठ रही है तो उसका स्पष्टीकरण आना चाहिए, चाहे वो जनप्रतिनिधि दे, चाहे वो कोई अधिकारी दे, देना चाहिए, खुल के बताना चाहिए। अगर 50 लाख का टेंडर है तो उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार के साथ एक छाप बड़ी मजबूती से हमारे मुख्यमंत्री ने लगाई है, ट्रांसपेरेंसी। चाहे वो नौकरियों के मामले में हो, चाहे ट्रांसफर के मामले में हो, चाहे टेंडर्स के मामले में हो, उन्होंने कहा बिल्कुल खुलकर जो डिजर्व करता है, जो मिनिमम प्राइस ऑफर कर रहा है, उसको ही टेंडर मिलना चाहिए। और अगर किसी चीज में अंदर इतना खर्चा नहीं होने वाला और इतने लाख का टेंडर है, वो ट्रांसपेरेंसी लोगों के सामने आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जनता में से आवाज उठी और हम कहें जी हमारी मर्जी थी हमने कर दिया, ये गलत बात है। और इसके अंदर खुल के चर्चा होनी चाहिए। जहां जरूरी है खर्च वहां होना चाहिए, जहां गैर जरूरी है वहां पे खर्च नहीं होना। कौन करेगा चर्चा जी? इसमें जो जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों ने उनको चुना है, हमारा उनके ऊपर ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट ही तो लोगों ने उनको दिया है। ये जिम्मेवारी नैतिक रूप से भी और लीगल तौर पे भी उनकी बनती है। अगर कहीं कोताही है तो मैं उनसे भी बात करूंगा, इसमें गलत बात है। अगर आप इस तरह के कोई एक दो मेरे को आप डॉक्यूमेंट्स देंगे तो मैं बिल्कुल खुल के आप डॉक्यूमेंट्स तो आपकी पार्टी के जितने पार्षद है वही दे सकते हैं। सीनियर नेता है, संघ से जुड़े हुए हैं, लोकेश नागरू, आप उनसे जाकर डिस्कस करिए। उनके पार्क का भी मामला आया था, 47 लाख रुपए का टेंडर जारी कर दिया गया। नागरू साहब ने वो रुकवा दिया, क्योंकि वहां सिर्फ 16 लाख का ही काम था, 16 से 17 लाख रुपए का, लेकिन वो मामला बीच में रट गया। नागरू साहब यहाँ पर आकर प्रदर्शन भी करते रहे। आपके बीजेपी पार्टी के ही जो सीनियर नेता वही प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बात भी आपकी बिल्कुल मेरे ध्यान में आई, क्योंकि मैं एक्चुअली 10-15 दिन से हमारी जींद में रैली थी, मोटरसाइकिल बाइक रैली, उसके संयोजक के नाते मुझ पर जिम्मेवारी थी और मैं वहां लगातार 15-20 दिन रहा। और पीछे एक मैटर मेरी जानकारी में आया इस तरह का है, तो अगर 16 लाख का टेंडर था तो उसका एस्टीमेट तो 16-20 लाख का बना होगा, और टेंडर भरने वालों के सामने जो डिस्क्रिप्शन काम की दी गई होगी तो वो 16-20 लाख की ही देनी चाहिए थी उनको। अगर वो 50 लाख की दे रहे हैं, अगर एक ईंट का रेट अगर वहां पर 10 रुपए 12 रुपए है तो वो तो उसके अंदर आएगा। ये तो ओपन रहता है, हर चीज टेंडर रहती है। उन्होंने 50 लाख में एस्टीमेट इतना ज्यादा क्यों बढ़ा दिया और टेंडर क्यों बढ़ा दिया, ये जांच का विषय है। मैं लोकेश भाई से अभी पूछ लेता हूं, अगर इस तरह की बात है तो बात किसी भी लेवल पे होगी। अगर विजिलेंस इंक्वायरी भी करानी पड़ी, मुख्यमंत्री से बात करनी पड़ी, इस बात में कोई शर्म नहीं है। जब नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और हम उसके समर्थक हैं, हम उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हमारी भी नीति और नीयत वही है और होनी भी यही चाहिए।
सर नीति और नियत तो वही है, आपके बीजेपी के नेता के ऊपर ये आरोप लगे हुए हैं, विधायक के पति सुरेंद्र रेवड़ी पर आरोप इतने लग रहा है कि सरकार तक वो बात गई थी कि जितने भी ये मांस वाले हैं, खासकर पप्पू का नाम उछला था, उनसे मंथली ली जाती थी, 2.5 लाख रुपए मंथली आती थी और पूरे शहर में बिल्कुल बंद हो गया था मीट का कारोबार, सिर्फ एक घोसली में चलता था और जाटल रोड पर चलता था। उसके ऊपर कभी भी आपका संगठन सामने नहीं आया, कोई नेता सामने नहीं आया, क्योंकि वो बीजेपी के नेता थे? नहीं, ऐसा कभी नहीं रहा कि पप्पू कुरैशी कोई बीजेपी का नेता रहा हो या सुरेंद्र रेवड़ी जी के कारण कोई उसके ऊपर किसी ने, इस काम को तो कोई सहन कर ही नहीं सकता। गो मांस की तस्करी कभी भी, जब अभी तो अपनी सरकार है, जब अपनी सरकार नहीं थी उसके लिए भी हमने सड़कों के ऊपर अड़े रुके, गाड़ियां रोकी, नाके लगे। ये काम तो हमारा समाज, जो पानीपत का समाज है, कभी सहन नहीं करेगा कि गो मांस वहां से वहां लाया जाए, उसके अंदर कोई भी लिप्त हो, कितना बड़े से बड़ा व्यक्ति हो। लेकिन कई बार क्या होता है, राजनीति के अंदर दुर्भावना तरीके से भी आरोप लगाए जाते हैं। जो लोग आरोप लगाने वालों की भी वो देखी जाएगी रिलायबिलिटी। आरोप शायद वही लगा रहे हो जो पहले से धंधा करते हो, उनका धंधा रुक रहा हो, तो वो भी तो आरोप लगा सकते। सर मैंने अपने इसी चैनल पर बीजेपी की झंडी लगी कार पप्पू की दिखाई थी, जिसमें मांस सप्लाई हो रहा था। बाद में वो मामला रफा दफा हो गया कि गाय का मांस था, कहाँ गया था, कहाँ नहीं। और जहाँ तक आप कह रहे हैं हम पप्पू, वो पता नहीं बीजेपी का है कि नहीं। हमने उस स्टेज पर भी दिखाया था, अल्पसंख्यक का कार्यक्रम था, वहां पर भी पप्पू स्टेज पर था, और एक रेस्ट हाउस में कार्यक्रम था, वहां भी पप्पू था। बिल्कुल, मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा था और मैं स्वीकार करता हूं, आपने भी दिखाया, सोशल मीडिया में दिखाया। शायद हमारे कोई नेता केंद्र से आए हुए थे, उस मंच के ऊपर भी उसकी फोटो थी, और उससे पहले भी झंडी लगी कार भी आपने दिखाई। बिल्कुल ठीक है, इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन अगर आप कहो कि वो मामला रफा दफा हो गया, उसकी कंप्लेंट दर्ज अगर किसी ने कराई है तो कंप्लेंट दर्ज हुई और कभी उसको कंडेम्ड किया, इस काम को कंडेम्ड किया, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे वो बीजेपी का भी हो। मैं तो कहता हूं अगर वो बीजेपी का पदाधिकारी है, इलीगल काम करते हुए पकड़ा गया, तो उसको भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई की मांग करेंगे। भ्रष्टाचार को लेकर भी काफी हो हल्ला रहा है कि बीजेपी जब आएगी तो जीरो टॉलरेंस की बात करी थी, क्या मानते हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो गया? देखिए, एक सबसे बड़ी अचीवमेंट, जैसे मैंने ट्रांसपेरेंसी की बात करी, नौकरियों में, ट्रांसफर्स के अंदर, टेंडर्स के अंदर, जिस तरह से राशन के मामले में पीडीएस सिस्टम लागू हुआ, पेंशनें बैंकों के अंदर गई, ये कोई छोटे काम नहीं है। ये उन लोगों को झटका है जो बेईमानी करते थे, सीएलयू के ठेके उठाते थे। ये कांग्रेस के लोग, भ्रष्ट लोग जो पुरानी पार्टियों के नुमाइंदे थे, धंधा ही सीएलयू का करते थे। आज उनको झटका लगा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री से बेहतर और ईमानदार व्यक्ति आज से पहले, चाहे मुख्यमंत्री अच्छे बहुत पहले आए, चौधरी देवीलाल जी का नाम कम नहीं है, चौधरी बंसी लाल, चौधरी भजन लाल, इनके नाम कम नहीं है। लेकिन जो एक हाइट के ऊपर ईमानदारी के मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अपनी छवि बनाई है, ये भूतो न भविष्यति, इस तरह का व्यक्ति राजनीति में होना असंभव सा काम है। लेकिन आपका प्रश्न जायज है, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? मैं आपके इस मंच के, इस माइक के, इस वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ग्राउंड लेवल पे जिस प्रकार से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए था, नहीं हुआ, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन इसकी जिम्मेवारी केवल और केवल हम सोचें कि जो सत्ता पार्टी के अंदर है, जो मुख्यमंत्री वहां पर बैठे हैं, जिनकी काल है जीरो टॉलरेंस की करप्शन के ऊपर, उनकी नहीं है। इनके जिम्मेवारी कुछ हम लोगों पे भी बनती है, हम समाज के लोगों के। हम भी चाहते हैं कि हम पैसा देकर हम फेवर ले लें अधिकारी और हमारे में गुपचुप समझौता होता है, हम पैसा देते हैं, अपना काम करवाते हैं, और हम भ्रष्ट अधिकारी को सहन करते हैं सिर्फ अपना काम निकालने के चक्कर में। हमें भी इस मानसिकता से दूर हटना पड़ेगा। मुझे फेवर मिले ना मिले, लेकिन समाज के नाते मैं इस बात को संघर्ष करूंगा कि मैं भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करूंगा, और हम सब सामूहिक मिलकर किसी भ्रष्ट अधिकारी का घेराव करेंगे या उससे सवाल जवाब तलब करेंगे। उस भ्रष्ट अधिकारी की हिम्मत नहीं कि समाज के अंदर, चौड़े के अंदर आकर आपसे पैसा लेके चला जाए। पैसा केवल वहीं पर लेन देन होता है जहां मेरे मन में भी लालच है, मैं भी कुछ फायदा लेना चाहता हूं सरकारी काम के अंदर, तो मैं नीचे से पैसा देता हूं और लेने वाला तो पहले तैयार बैठा है। आप कब जवाब मांगेंगे? जब सत्ता से चले जाएंगे, दूसरा टर्म आ जाएगा? नहीं, जवाब हम मांगते हैं। आज हमारा ही प्रेशर है, कोई भी व्यक्ति हमारे पास पहुंचाओ और हमने उस अधिकारी को तुरंत फोन करके ना पूछा भाई किस बात के आप इसके अंदर। जी, निगम कमिश्नर के ऊपर तो सरेआम आरोप लगा रहे हैं, पूरा बाजार आरोप लगा रहा है कि ये किसी की सुनता नहीं है। सिर्फ एक नेता हैं जो आपके पानीपत में सत्ता चला रहे हैं, सिर्फ उसकी सुनवाई होती है। पार्षद आपके देखो फाइल लेकर जा रहे हैं, उनकी फाइलें गायब तक हो जाती हैं। निगम कमिश्नर अफसर ही आपके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनो, पार्षदों को भी अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा।
मैं किसी पार्षद के ऊपर सीधा सीधा एलिगेशन नहीं लगा रहा। आपके सामने नगर निगम के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना मेयर का कैंडिडेट दुष्यंत भट्ट को उतारा, एक बार नहीं 2 बार उतारा, एक बार पहले नो कॉन्फिडेंस के बाद भी उतारा। किस प्रकार से पहले जब कांग्रेस का राज था उनके चुनाव में धींगा मस्ती हुई चुनाव में, और दूसरी बार जो ये बने, अब अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं, सुरेश वर्मा मेयर, उनके चुनाव में किस तरह अंडर दी टेबल, किस तरह से गंदे समझौते हुए, उसके अंदर कहीं ना कहीं पार्षद जिम्मेवार हैं। आज पार्षद भ्रष्टाचार का रोना रोते हैं, जिस टाइम लेन देन के ऊपर वो मेयर बना तो उसका जवाब भी उनको देना चाहिए। जैसा बोगे वैसा काटोगे। वो कहते हैं पेड़ा वो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएं। जब आपने बनाया ऐसे व्यक्ति को जो केवल और केवल भ्रष्टाचार पे आधारित बनाना था, तो आज आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपको भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी? आपकी बात बिल्कुल जायज। हाँ। दूसरा सवाल ये करना चाहूंगा, आपने मेयर साहब की बात कही, अभी मेरा सवाल हर बीजेपी के नेता से ये होता है, और सांसद महोदय से भी मैंने ये बात पूछी थी कि 53 करोड़ रुपए के उसने विकास कार्य करवाए हैं कांग्रेस के मेयर ने, कमिश्नर बीजेपी का है, और बीजेपी के नेता का हाथ उसके ऊपर है, मेयर के ऊपर है। आपके इतने पार्षदों के काम क्यों नहीं हो रहे, उसके वार्ड में कैसे काम हो रहे? बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल, मैं तो हर आपकी बात को ही मैं डिट्टो कर रहा हूं, सहमत हूं कि कहीं ना कहीं पैसे देने वाले और खाने वाले के अंदर गुप्त समझौता हो जाता है, तो इस तरह के प्रदर्शन होते हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों ने मिलकर अंदर खाते में भ्रष्टाचार किया, चाहे कुछ किया, तो उस वजह से ये हुआ। एक वार्ड में अगर काम नहीं हो रहा और दूसरे वार्ड में आप बता रहे हो 53 करोड़ का, मुझे तो सुन के अचंभा लग रहा है कि पूरे नगर निगम का बजट है और बजट ही एक वार्ड के अंदर लग गया, तो ये तो बहुत अन्यायपूर्ण है, बहुत ज्यादा अन्यायपूर्ण है। आप लेकिन सरकार ने पैसा देने में कमी नहीं रखी, लेकिन पैसे की रखवाली अगर संजय भाटिया के ऊपर जिम्मेवारी है तो उसे ध्यान रखना चाहिए। इस मामले में मैं सुझाव, जो मेरे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मेरे भाई हैं, मेरी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मेरे पार्टी के नेता हैं, जनता की इस आवाज को पहचानना चाहिए, क्योंकि डे टू डे वर्किंग के अंदर वो इन्वॉल्व है यहाँ की, चाहे वो नगर निगम की हो चाहे जिला परिषद के अंदर, इन्वॉल्व होकर गलत आदमी को पनिश करना चाहिए। और व्यक्तिगत रूप से कोई भी व्यक्ति मेरे से संपर्क करता है, मैं उसके ऊपर टाइट से टाइट पार्टी के माध्यम से कार्रवाई करवाऊंगा। कभी इस तरह के आरोप लगते हैं, जैसे नेताओं के ऊपर लगते हैं, जैसे मैंने पार्षद वाले मामले बताए कि विधायक नेम प्लेट लगाते, कभी संघ में इस बात की चर्चा नहीं होती है कि पानीपत में ऐसा चल रहा है? नहीं, 100% जो जिस तरह के मामले आते हैं काफी हद तक तो हम उसको सुधारते हैं, सुधारने का प्रयास करते हैं, लेकिन व्यक्ति के व्यवहार की, स्वभाव की चिंता करते हैं, उसमें कोशिश करते हैं, क्योंकि निरंतर सीखने का रहता है। बहुत ज़्यादा हम किसी एक व्यक्ति के ऊपर दोष डाल दें, कभी भी व्यक्ति इतना स्ट्रांग नहीं होता, स्ट्रांग सिस्टम होता है, हम उस सिस्टम को क्रश करते हैं। आज से पहले पेंशनों के अंदर लाखों रुपए खाए जाते थे, इन्हीं पार्षदों के ऊपर आरोप लगते थे। बैंकों का सिस्टम हुआ, राशन के जो डिपो होल्डर थे उनके ऊपर राशन गुम हो जाता था, लोगों तक पहुंचता नहीं था, उसके अंदर भी हमने सिस्टम को सुधार किया। ट्रांसफर्स के लिए लोग पैसे ले लेकर अपनी मर्जी की पोस्टिंग करा लेते थे, उसको भी हमने ट्रांसफर किया। नौकरियों के आप देखो, आज से पहले पिछली सरकारों में चाहे सिपाही की भर्ती हो चाहे पटवारी की भर्ती हो, किसी भर्ती में हो, खुल्लम खुल्ला लोग कहते थे कि मैंने 10 लाख दिए, मैंने 15 लाख रुपए दिए। आज आपको ढूंढने से भी एक आदमी नहीं मिलेगा। आज तो लोग ये कहेंगे जी हमने अपनी ईमानदारी से, मेहनत से टेस्ट दिया और हमें पता भी नहीं लगा हमारी सिलेक्शन होगी। आज ये उदाहरण मिलता है। इस बदलाव को तो आपको भी डिट्टो करना चाहिए, आपको भी समर्थन करना चाहिए। प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी कमियां दूर की हैं, और भी जो कमियां बची हैं, संपूर्ण कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वो संजय भी क्यों ना हो। व्यक्तिगत कमजोरियां, कमियां हर इंसान के अंदर होती हैं, वो भी अगर हमारे किसी साथी कार्यकर्ता में है उसको हम ठीक करेंगे। संजय जी, इस बात में कोई डिनाई नहीं है कि आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है, भ्रष्टाचार पर अंकुश भी लगा है, लेकिन आपके जिला अध्यक्ष ही शायद खुलकर नहीं बोलना चाहते। बातों बातों में ये तो कहते हैं कि हमारी पार्टी के नेता भी करप्ट हैं, लेकिन खुलकर नहीं बोलना है। 23 करोड़ रुपए का उन्होंने मामला मेरे ही चैनल पर उठाया था कि हाली पार्क के लिए 23 करोड़ रुपए जो दिए गए हैं वो गलत है। अफसरों ने मुख्यमंत्री के सामने कुछ ऐसा गलत दिखा दिया कि सारा कुछ दिखा दिया 23 करोड़, जबकि वही सवाल विस साहब से किया था, वही सवाल आपसे कर रहा हूँ। आपका जिम खाना जो सरकारी है, इतने करोड़ों रुपए से बना हुआ है, आप उनको क्यों नहीं चालू करवा रहे? ऐसा है, जिम खाना आपने कहा, पहली बात तो आपने हमारे जिला अध्यक्ष जी के लिए बात की, वो बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और बहुत ज़्यादा राजनीतिक संघर्ष से राजनीति में नहीं आए,
उन्होंने अपने परिवार को संभाला, सारा संभाला। अपने पिताजी के साथ उन्होंने सक्रिय भूमिका में एक कार्यकर्ता के रूप में पीछे रह के काम किया और अभी सीधी सीधी जिम्मेवारी उनके पास जिला अध्यक्ष की आई। वो सज्जन व्यक्ति हैं, इसलिए सीधा सीधा बिना किसी परिणाम के किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना, चाहे मेरे ऊपर लगाना या किसी जनप्रतिनिधि पे लगाना, वो संकोच तो एक स्वाभाविक सी बात है। दूसरी बात, जो 23 करोड़ की आपने बात की, जहां तक मेरी जानकारी है हाली पारा की 23 करोड़ का प्रपोजल बना कि हम इस पे 23 करोड़ का प्रपोजल बना के इसको हम डेवलप करेंगे, इसमें वाटर बॉडी तैयार करेंगे, पानी इसमें भरेंगे, पानी लेके आएंगे। शायद उस बात का उन्होंने विरोध किया क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मेरे से भी चर्चा की थी। और दूसरी बात, जिम खाना की आपको बात बताएं, जिम खाना का अस्तित्व शून्य के बराबर हो गया था इस सरकार में आने से पहले। जितनी बार भी जिम खाना को रिवाइव करने की बातचीत हुई या उसकी जो मेंबरशिप है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। ये एक्चुअली 100% जिम खाना सरकारी है, लेकिन इसको चलाने का, इसके अंदर जो मैनेजमेंट थी, इनके मेंबर्स की मैनेजमेंट थी, कहीं ना कहीं तालमेल का अभाव है। अगर कुछ लोग सामने आते हैं जो जिम खाना को चलाना चाहते हैं, जो इसमें सदस्य हैं, तो वो आगे आए, हम उनका सरकार के साथ तालमेल करवा के, जो अभी प्रशासक हैं उनके साथ बिठा के आप इसको, और इसमें जो कुछ खर्चा होने वाला है जिम खाना के अंदर सरकार से, वो भी ला के दे देंगे। कोई बड़ा काम नहीं है, ये तो छोटा सा काम है। अभी थोड़ा शहर की तरफ आ जाएं। जी, शहर में जाम की स्थिति तस की नस बनी हुई है। दूसरा, सफाई व्यवस्था के ऊपर कितना हो हल्ला हुआ। सरकार ने भी प्रयास किए हैं, मोदी जी का भी अभियान बड़ा अच्छा रहा कि स्वच्छ भारत स्वच्छ दिया जाएगा, लेकिन पानीपत आज भी पानीपत में रहने को कोई तैयार नहीं है। जाम आपने जिक्र किया कि बस अड्डे तक यहाँ पहुँचने में कितना जाम रहा, उसकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं पहले तो कुलवंत भाई आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके ज्वलंत विषय जो हमारे पानीपत के सामने चैलेंजेस हैं और आपकी टिप्स पर है, आपके माइंड के अंदर है। मुझे बड़ी खुशी है कि आपके अंदर भी जागरूकता और आप समाज के अंदर अपने मीडिया के माध्यम से ये जागरूकता पैदा करना चाहते हैं। बिल्कुल, आज मतलब पानीपत के अंदर जीटी रोड क्रॉस करना, मैं समझता हूँ एक युद्ध जीतने से भी बड़ा काम है। आज आपको यहाँ से लेकर जीटी रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है। 2 भागों में ये शहर बंट चुका है। मैं अभी 3, 4, 5 दिन पहले हमारा एक कार्यक्रम था, मेरी बेटी आज सुरक्षित, जिम्मेवार कौन, उस विषय को लेकर मेरी डीसी साहब जो अभी हमारे चंद्रशेखर खरे जी, जिनका अभी ट्रांसफ़र भी हो गया है, उनसे मेरी बैठ के लगभग 1 घंटा बातचीत हुई। मैं गया, उनके कार्यक्रम को लेकर चर्चा करने के लिए गया था, तो कुछ हमारे यही इश्यूज़, सफाई का और ट्रैफिक जैम का इश्यूज़ के ऊपर मैंने उनसे बात की। अभी वो चांस की बात, 2 दिन बाद उनकी ट्रांसफ़र होगी, तो अभी जो नए डीसी हैं उनसे भी बात करेंगे। ये हमारे सामने, ये भी एक तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आज रोड के ऊपर हम चलें, मैं देखता हूँ सैकड़ों ऑटो वाले बिना सवारी के खाली भी सड़कों के ऊपर दौड़ रहे हैं। कहीं खड़े हो जाते हैं, कहीं रुक जाते हैं। बस अड्डे से बस निकलती है, बस अड्डे के अंदर कम सवारी उठाती है, बस अड्डे के बाहर ज़्यादा सवारी उठाती है, तो भी जाम की स्थिति हो जाती है। कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ पुलिस वाले चालान काट रहे हैं और रोड के ऊपर ट्रैफिक जाम है, वो साइड में मोटरसाइकिलें खड़ी करके चालान काट रहे हैं। ये सारी बातें मैंने स्पष्ट रूप से डीसी साहब को कही। मैंने कहा ये दिक्कत है, और थोड़ी सी हम व्यवस्था को ठीक करें तो ये सारी समस्या हल हो सकती है। उन्होंने कहा कि मैं एसपी साहब से बात करूंगा, और देखिए उन्होंने एसपी साहब से उसी दिन मेरे जाने के बाद शाम को बात की। एसपी साहब ने अपने सब उनको इंस्ट्रक्शंस दी, ऑटो वालों को दी, जो अपने ट्रैफिक के उनके इंचार्ज हैं उनको दी, और जहाँ जहाँ बीच में कई जगह अननेसेसरी रेडियाँ खड़ी हो जाती हैं सर्विस लेन के ऊपर, जहाँ फुटपाथ के ऊपर रेडी खड़ी है, लोगों का चलने का रास्ता है, हम रेडी वालों के प्रति भी बहुत सेंसिटिव हैं, हम ऑटो चलाने वालों के प्रति भी बहुत सेंसिटिव हैं। ऑटो वालों का भी मेरे पास फ़ोन आया था, अभी 1-2 दिन में मेरे साथ बैठने वाले हैं। हम कुछ ऐसा सिस्टम करने वाले हैं कि जहाँ ये आपका कार्यालय है, इसके बाहर का जीटी रोड का चक्का है, बिल्कुल फंसा हुआ है, एक दूसरे के बीच में फंसा हुआ है। आपको भी कहीं जाना पड़ता होगा, पहले आधा घंटा पहले निकलते होंगे, बड़ी भारी दिक्कत वाली बात है। तो इसके ऊपर शीघ्र ही हम एनजीओ का, समाज का, देखिए जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगी, मैं ही अपनी गाड़ी जीटी रोड पे खड़ी कर देता हूँ, मेरा प्रभाव है, कोई मुझे कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अव्यवस्था तो होती है ना, कहीं ना कहीं हमें भी जागरूक होना पड़ेगा, हम उसको करें। और दूसरी बात, सफाई व्यवस्था पिछले कई वर्षों से मैंने देखा है कि कॉकस बना हुआ है सफाई को लेकर। नगर निगम के और जो पुराने ठेकेदार हैं, एक ज़बरदस्त कॉकस बना हुआ है
कि अगर कोई टेंडर भी निकलता है, कोई नया आदमी उसको टेंडर को भरता है, तो अगर कंडीशन 100 ट्राली की है तो उसको तो 100 ट्राली पूरी करवाएंगे, नया आदमी है उसको पड़ता भी नहीं आने वाला रेट। और जो पुराने लोग हैं जिनकी अंडर द टेबल एडजस्टमेंट रहती है, वो चाहे 50 ट्राली भी चला रहे होते हैं कूड़ा उठाने वाली, बाकी 50 ट्राली का वो आपस में बंटवारा कर लेते हैं, तो टेंडर भी कम रेट में भर देते हैं। तो ये जब तक चेकिंग नहीं होगी, इसमें GPRS सिस्टम नहीं लगेगा, हर ट्राली की लोकेशन का पता नहीं होगा, तो ये मामला सफाई का सिरे नहीं चढ़ सकता। अभी तक तो दिक्कत कूड़ा डंप करने की भी थी, अब कूड़ा डंप करने के लिए स्पेस मिल गया, एक नया एरिया हमारे इधर डेवलप हो गया। तो मैं समझता हूँ कि अब वो जो मुझे लगता है कि पानीपत की सफाई व्यवस्था अगर हमने इसको भ्रष्टाचार से मुक्त कर दिया, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। घर घर कूड़ा उठाने वाला भी अभियान मैंने पिछले दिनों उसके अंदर देखा कि शुरुआत की, हमारे विधायक ने शुरुआत किया। तो मैं समझता हूँ कि इम्प्रूवमेंट करने की इच्छा शक्ति है, लेकिन सिस्टम से लड़ना पड़ रहा है। ये जर्जर और दीमक लगा सिस्टम, ये भ्रष्ट सिस्टम जो हमारे को पिछली देने हैं, उसको इम्प्रूव करने में भी हमारे को बहुत शक्ति और सामर्थ्य हमारा लग रहा है। मतलब भाटिया जी ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जब सत्ता में आए थे 3.5-4 साल तो बाहर रहे आप, अभी 1.5 साल रह गया तो आप पानीपत में दिखना भी शुरू हो गए और मतलब अब मजबूती से इन चीज़ों पर काबू करने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं दिखने नहीं लग गया पानीपत के अंदर। मेरे जिम्मे हरियाणा के प्रदेश महामंत्री के नाते जिम्मेवारी है, जितना समय मेरा संगठन के अलावा वो 1 दिन मिलेगा, 2 दिन मिलेगा, ये भी कार्यक्रम था। कल का कार्यक्रम हमारा बेटी मेरी बेटी आज सुरक्षित, जिम्मेवार कौन, इसकी एक डिबेट की हम शुरुआत करना चाहते थे और एक एग्जाम्पल सेट पूरे हरियाणा में करना चाहते थे। आप शायद उस कल कार्यक्रम में बैठे थे, मैंने आपको देखा था। ये हम पूरे हरियाणा में इस कार्यक्रम को लेकर जाएंगे। गुड़गांव में 2-3 कार्यक्रम सेट हो गए, 1-2 मेरे को शायद पंचकुला का मैसेज आया कि इसी थीम के ऊपर हम इस कार्यक्रम को, और हम नहीं चाहते कि इसको पॉलिटिकल मंच के ऊपर उठाएं, हम चाहते हैं इसको कोई ऐसा सिंपल मंच जिसमें सब राजनीतिक दलों के लोगों करें, इस समस्या को हल करें, क्योंकि बेटियां हमारी साझी हैं और बेटियों के साथ बहुत जातियां हो रही हैं। इस तरह के इश्यूज को लेकर थोड़ा करने का इसलिए मैं पानीपत में था, लेकिन हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से यहाँ की समस्या को हल कराएंगे। मैं कोई विशेष प्रयोजन के कारण कोई यहाँ पानीपत में सक्रिय नहीं हूँ। मेरे शायद मैं गलत हूँगा, आप इस बात का जवाब देंगे कि जो कल का जो कार्यक्रम था, बेटी मेरी बेटी है सुरक्षित, जिम्मेवार कौन, ये ऊपर से आदेश आए थे इस कार्यक्रम को करवाने के? नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं था, लेकिन चर्चा हुई। हमारी संगठन के लोग हम बैठते हैं या हमारे सरकार में जो प्रति, हम उनके साथ बैठ के चर्चा करते हैं कि समाज के अंदर जो पिछले दिनों प्रदेश के अंदर घटनाएं घटी, बच्चियों के साथ घटी, इस तरह के रेप के केसेस आए, ऑनर किलिंग के केसेस आए, तो हम ये कहें कि पूरी तरह से पुलिस या सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। विपक्ष तो एक बयान देता है, खिलाफ बोलता है। आज भी मैंने पढ़ा अखबार के अंदर, एक दैनिक प्रिंट मीडिया के अंदर आया हुआ था कि नारे लगाने से बेटी नहीं बचती, फलाना नहीं बचता, इस तरह का विरोधियों के बयान आए हुए थे। अरे कुछ प्रयास तो किया, एक मंच तो अवेलेबल कराया, एक बहनों को एक स्थान तो दिया कि जहां अपनी बात कह सकती हैं। आपने देखा कार्यक्रम के बाद भी समाज की पब्लिक में से भी उठ के 2 बहनों ने मंच पर आकर अपनी बात रखी। तो बेटी जब घर में ही सुरक्षित नहीं है, अपने परिवार के बड़ों से ही सुरक्षित नहीं है, तो ये जागरूकता करने की जिम्मेवारी तो केवल सरकार और पुलिस की थोड़ी है, ये समाज के हर व्यक्ति की है, चाहे वो किसी भी राजनीति, किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से संबंध रखता हो। तो हम सब मिलकर इस गंदगी को, ये स्वच्छता का काम भी तो हमारे जिम्मे है। ये एक अभियान की शुरुआत थी। इस तरह का कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं कि आपको ये करना है। ये हम लोग अगर संवेदनशील हैं, हम सोचते हैं कि सारी बेटियां हमारी हैं, तो इन इशू के ऊपर खुल के चर्चा भी होनी चाहिए और समाज में सुधार भी होना चाहिए। आज मैं सवेरे अखबार पढ़ रहा था कि एक पिता ने अपनी बेटी को जहर देकर उसको जला दिया उसकी चिता के अंदर, वो बाद में वो पता लगा तो किसी पड़ोसी ने, अड़ोसी ने। ये जागरूकता अगर समाज के अंदर होगी तो प्यार कोई गुनाह नहीं। इस ऑनर किलिंग से हम अपनी बच्चियों को मारे हैं, पहले उसकी भ्रूण हत्या करते हैं, माँ के पेट में उसकी हत्या करते हैं, उसके बाद उसको एजुकेशन पूरी नहीं लेने देते, समाज के अंदर खुल के जाने नहीं देते, और गलती से कहीं उसका लगाव जुड़ाव होता है तो इस तरह की हत्या की। जागरूकता की सर बात अच्छी है और होना भी चाहिए और आपका बड़ा अच्छा प्रयास भी है, लेकिन जो गरीब तबके के जो परिवार हैं, महिलाएं जो मजदूरी करने जाती हैं, उनकी 2 से 6 साल की 4 साल की बच्ची हैं, वहां तक आप कैसे पहुंच पाएंगे, उनको कैसे जागरूक कर पाएंगे? हाँ, वो बहुत अच्छी बात आपने कही। जो हमारे इस समाज में, क्योंकि पानीपत इंडस्ट्रियल टाउन है, ये यहाँ समस्या बहुत फेस करनी पड़ती है। जो घर में काम करने के लिए किसी के घर में चली गई, किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए चली गई, खेत में मजदूरी करने, तो बच्ची को घर छोड़ के जाना या साथ लेके जाना, इस तरह का हम ये चाहते हैं कि समाज के अंदर जागरूकता हो। इतने NGO काम करते हैं जो एक
तरह से हम इतने पैसे वो गरीब लोग हैं दे नहीं सकते स्कूल के लिए, प्ले वे के लिए, तो समाज के ऐसे धार्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, वो आगे आए इन बच्चों को एज ए प्ले वे में, छोटे स्कूलों में जब तक उसकी माँ मजदूरी पे जा रही है उसका रख रखाव करें, और अगर माँ मजदूरी पे जा भी रही है और उसकी मजदूरी का टाइम भी हम ऐसा करें कि 2-3 बजे तक उसको आप फ्री कर दें ताकि वो घर जाके बच्चों को संभाल सके। सुबह से लेकर 2-3 बजे तक उसको इतना हम दे दें कि अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सके। इस तरह की व्यवस्था समाज को एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। पूरी तरीके से अगर हम कमर्शियल हो जाएंगे, पैसे के द्वारा ही संचालित हो जाएंगे, तो इन बुराइयों से दूर नहीं हो सकते। आज टीवी के अंदर, आज रेडियो के अंदर, आज मोबाइल सबके हाथ में है। जिस तरह की गंदगी और विकृति वाली हमारे आती जा रही है, हम अपने धार्मिक और जो हमारे पुराने मूल्य थे ऋषि मुनियों के, उनसे दूर होते जा रहे हैं। ये समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। नशे की जितनी लत बढ़ती जा रही है, नशे की तरफ लोग जाते जा रहे हैं, नशे में अंधे होकर वो माँ और बहन का फर्क भी नहीं देखते। इस तरह का परिवारों के अंदर ये हो रहा है। तो ये जागृति भी पैदा करने की जिम्मेवारी हमारी है। हम केवल किसी की भी सरकार हो या किसी का भी पुलिस प्रशासन हो, उस पर जोड़ के हम नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस का, प्रशासन का काम घटना घट जाने के बाद, उसके बाद शुरू होता है। और वहाँ भी वो अगर ड्यूटी अपनी ईमानदारी से नहीं निभाते, कोई अधिकारी है, उसकी भी पनिशमेंट वही होनी चाहिए जिसने गलत कार्य किया है। अभी आपको याद करा दूं, बड़ा अच्छा विषय चल रहा है और बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। नशे की बात आपने की, पानीपत में इस समय नशा खुला बिक रहा है। प्रशासनिक अधिकारी को भी पता है। आपके डीजीपी साहब आए थे पानीपत में, उन्होंने कहा था कि अब खेप, जो नशे की खेप है, उसको पकड़ने का काम हम लोग करेंगे। खुले में जो खुर्दे हैं वो चल रहे हैं। उरनाला कला में जो केस हुआ था बच्ची के साथ, वो नशे के कारण हुआ था। वो परिवार जो है, पूरी बस्ती ये कहती थी पुलिस को कि यहाँ पर नशा होता है, इसे बंद करवा दें, लेकिन वहाँ पर आज भी वो खुर्दे चल रहे हैं। पूरे पानीपत में खुर्दे चल रहे हैं। आज तक पुलिस प्रशासन वहाँ ध्यान नहीं दे रहा। हाँ ठीक है, घटना घट जाती है, उसके बाद पुलिस करती है, 1-2 जगह कार्रवाई करती है, लेकिन आज तक भी पानीपत में कोई भी खुर्दे जो हैं बंद किए गए थे, दोबारा फिर वो खुल गए हैं। बिल्कुल, अगर खुर्दे वो अभी भी सरकार ने बोला, ठेकों को भी लेकर सरकार की पॉलिसी आ गई। मुख्यमंत्री जी का बयान मैंने भी पढ़ा है कि कोई गांव नहीं चाहता कि मेरे यहाँ खुर्दा बने, कोई गांव ये नहीं चाहता कि मेरे यहाँ पर ठेका खुले। अब गांव के अंदर एक ग्रुप तो ठेका खुलवाने के लिए अड़ जाता है, दूसरा बंद करवाने के लिए आ जाता है। इसलिए मैंने कहा कि हर काम हम सरकार और पुलिस पे छोड़ेंगे। इसके लिए समाज में जागरूकता पैदा करनी है। अगर इलीगल शराब निकल रही है तो छुप नहीं सकती, उसकी स्मेल पूरे गांव में आती है। अगर पड़ोसी अड़ोसी अगर उसकी जानकारी देगा, इन राइटिंग अगर किसी को भेजेगा भी इस तरह बिना नाम के, तो खुर्दा चाहे पुलिस अधिकारी जितना भी मिला हुआ उससे पैसे खाता हो, मंथली खाता हो, तो वो उसको रुकवा नहीं पाएगा, उसको करना पड़ेगा। अगर वही लेटर एक एसएचओ से लेकर एसपी, आईजी, डीआईजी और ऊपर डीजी तक चला जाता है, तो एक जगह पैसे दे देगा इलीगल शराब बनाने वाला, चौकी में दे देगा, थाने में दे देगा। वो इलीगल शराब नहीं बनती, जो ठेकों पे शराब बिकती है वहीं जाके अपना खुर्दों में जाती है। नहीं, वो खुर्दा भी एक तरह से मान्यता प्राप्त खुर्दा होता है। अगर वो कहते हैं गांव वाले में हमारे यहाँ खुर्दा नहीं होना चाहिए, एक पंचायत को लिख के ही तो देना है कि हमारे यहाँ खुर्दा न खुर्दा उसी टाइम उठ जाएगा। ये तो उनको अधिकार दे दिया। खुर्दा खुलना ना खुलना गांव के अधिकार में है, लेकिन गांव वालों को भी तो जागरूक होना ही पड़ेगा ना। जिस वजह से ये घटनाएं हो रही हैं, खाली एक अखबार में खबर छपने से या पुलिस को दोष देने से खुर्दा हमारे यहाँ रहे, नशा हमारे यहाँ बिकता रहे, वो तो हम परमिशन नहीं देंगे उसको बंद करने की, बाकी हम उसको कहते रहेंगे। तो हमें प्रयास करके वो भी बंद करवाने चाहिए। चलो पानीपत में बात की जाए, इलेक्शन आने वाले हैं, को गुटबाजी ये पानीपत की बीजेपी की बंद होगी कि ऐसी चलती रहेगी? ऐसे देखिए, जहां एक से अधिक व्यक्ति चाहे किसी परिवार के अंदर या राजनीतिक दल के अंदर रहते हैं, अपनी अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर राजनीति करते हैं, तो इस तरह का मतभेद होना स्वाभाविक है। हर आदमी चाहता है कि मैं हाईलाइट हूँ, मैं राजनीति में आगे बढ़ूँ, मेरी ताकत बढ़े। इस तरह का एक राजनीति का बेसिक गुण कहो या अवगुण कहो, ये तो अपना अपना समझने की बात है। मैं तो खैर इसको भी अवगुण ही कहता हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ और दूसरा पीछे जाए, मेरी व्यक्तिगत राय तो ये है, लेकिन राजनीति में इसको गुण भी माना जाता है। तो ये चीज़ें स्वाभाविक हैं, लेकिन मेरा ये मानना है जब टारगेट एक होता है, जब टारगेट देश का होता है, जब कांग्रेस दीमक की तरह 60 सालों में इस देश को चाट गई, जब पहले के गुंडा राज हरियाणा के अंदर रही, गुंडागर्दी रही, जात पात की राजनीति रही, क्षेत्रवाद की राजनीति रही, भाई भतीजावाद रहा, जब उससे लड़ने की बात होगी तो छोटे मोटे मतभेद जो भी हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के रहते हैं उस समय में खत्म हो जाते हैं। वहाँ टारगेट केवल और केवल अपनी कंट्री और अपना प्रदेश हो जाता है।
इस बार टिकट की दावेदारी करेंगे? नहीं, मैं इस बार नहीं, मैं कभी भी नहीं करूंगा। चुनाव की दृष्टि से मेरे से जिसने भी पूछा है, मैंने उनको बता दिया, अपनी इच्छा बता दी है कि मैं चुनावी राजनीति से दूर हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। बाकी मैंने अपनी इच्छा उनको बता दी है, संगठन उसके बाद सुप्रीम है, मैं उसके बाद कुछ। पानीपत में कितने दावेदार हैं बीजेपी के टिकट के? मेरे ख्याल दावेदार गिनती नहीं की जा सकती, होने भी चाहिए। जो आदमी राजनीति में आया है वो कोई पीछे नारे लगाने की तक रह जाए। हम तो चाहते हैं हर कार्यकर्ता का विकास हो, अधिक से अधिक हो। जितने कार्यकर्ता फील्ड के अंदर अपनी इच्छा को लेके, महत्वाकांक्षा को लेके संगठन का विस्तार करेंगे, अल्टीमेटली बेनिफिट तो पार्टी को ही होने वाला है। तो ज़्यादा कैंडिडेट होना, ज़्यादा दावेदार होना बुराई नहीं, उल्टा अच्छाई है। उन पार्टियों के दावेदार नहीं मिलते जिनकी हालत बुरी होनी है, जिनको सरकार में नहीं आना। उन पार्टियों के अंदर दावेदार ही नहीं होते, उनको धक्के से टिकट पकड़ाई जाती है। हमारी पार्टी के अंदर दावेदार ज़्यादा है, तो ये मजबूती की निशानी है। पानीपत में इस बार पार्टी कितने वोटों से जीत पाएगी? देखो, हम तो चाहते हैं जो पिछला रिकॉर्ड है उसको कायम रखें, उससे भी ज़्यादा बढ़े। हमारी इच्छा तो यही है। विपक्ष के नेता जो हैं अपना बुल्ले शाह जी, वो तो कहते हैं ना तो कोई तीखा टिप्पणी करते हैं, ना कोई बातचीत करते हैं। कहते हैं मैंने अगर जो बात कही तो बीजेपी बड़ी पार्टी बन जाएगी, सुरेंद्र रेवड़ी बड़ा नेता बन जाएगा। फिर ये अब उनकी सोच को क्या कहें। जो संघर्ष करने का समय है वो संघर्ष ही नहीं करे। वो भूल गए उनका राज था, हमने कितना संघर्ष करा सड़कों पर आकर। कोई ऐसा मुद्दा नहीं होता था, आप सब लोगों के सपोर्ट से आप भी हाईलाइट करते थे हमारे को। कोई ऐसा इशू नहीं था जिसके ऊपर आप आवाज नहीं उठाते थे। रोज इकट्ठा नहीं होते, डे टू डे एक्टिविटी। अब वो सोए हुए हैं, सोए हुए के मुंह में कोई ना कोई शिकार दे जाएगा, वो तो इस सोच से चल रहे हैं। संघर्ष करने का उनका स्वभाव नहीं रहा, सदा राज में रहे, 25 साल विधायक रहे, सड़क पे आने का उनका स्वभाव नहीं है। अब ये कह के अपनी वो बात को कह रहे हैं कि मैं टीका टिप्पणी नहीं करता। कोई गलती है तो उनको उठानी चाहिए। विपक्ष की भी अपनी भूमिका रहती है। अगर कोई सत्ता पक्ष नशे में मदहोश होकर कोई गलत काम कर रहा है तो ये दायित्व उनका बनता है कि समाज के अंदर उसको आईना दिखाएं कि तेरा ये गलत काम है। वो अपनी ड्यूटी का निर्वाह नहीं करे, अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करे और उससे पीछे हट रहे हैं। करना चाहिए उनको फील्ड में आगे। बिल्कुल, संजय भाटिया जी जुड़े थे आज हमारे साथ, बड़े स्ट्रिक्ट जवाब दिए। कुछ आरोप थे पार्टी के ऊपर, बड़ा खुल के उन्होंने बताया और इन्होंने माना भी कहीं ना कहीं दिक्कत है, और लेकिन उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए आज बस इतना ही। और किसी नेता के पास चलेंगे, बीजेपी के नेताओं के पास चलेंगे, कांग्रेस के नेताओं के पास चलेंगे, जो आरोप प्रत्यारोप हैं उनकी राजनीति पर खुलकर चर्चा करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।